बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और इसमें नाइट्रोजन सीरीज़ चल रही है। नाइट्रोजन सीरीज़ का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। क्या क्या करेंगे इसके अंदर? हम लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देखेंगे ऑफ नाइट्रोजन गैस, एक तो ये भी देखेंगे। दूसरा हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी देखेंगे ऑफ नाइट्रोजन गैस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। 3 टॉपिक एक साथ ही निपटाएंगे इसके अंदर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। याद रहे, हमने इससे पहली जो वीडियो बनाई है नाइट्रोजन पार्ट 2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, के अंदर हमने नाइट्रोजन को तैयार नहीं किया जी, हमने नाइट्रोजन को आइसोलेट किया था, एयर में से उसको अलग किया था। अब हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे लैब में। नाइट्रोजन क्योंकि गैस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, इसका ना कोई जायका होता है, ना कोई बू होती है और ना ही ये नज़र आती है। ठीक है, तो इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लैब में अगर हम इसको तैयार करें तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लैब की प्रिपरेशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है अमोनियम नाइट्राइड की। किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? इसके नाम थोड़ा सा नोट कर लें, सारी की सारी चीज़ें। ये अमोनियम नाइट्राइट है। क्या नाम है इसका? अमोनियम नाइट्राइट। लिखा हुआ भी वैसे बुक होगी आपके पास, देख लीजिए। इसकी मदद से आप किसको तैयार करेंगे? नाइट्रोजन गैस को। इसको जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इसको हीट देंगे तो उसके नतीजे में जो है वो नाइट्रोजन गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? नाइट्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा इसके साथ? वाटर बनेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये तैयार करनी पड़ेगी अमोनियम नाइट्राइट। ये भी बताया हुआ है, वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाएगी अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी सिलेबस में दिया हुआ है कि भाई पहले इसको तैयार कीजिए लैब में, जब ये बन जाए तो फिर इससे आपने नाइट्रोजन गैस को जो है वो हासिल करना है। तो इसकी तैयारी कैसे होगी ये भी देख लीजिए। इसकी तैयारी के लिए आपको अमोनियम क्लोराइड चाहिए और उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे आप? सोडियम नाइट्राइट के साथ। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास ये अमोनियम नाइट्राइड बनेगी। ठीक है भाई, यहाँ 4 आएगा, अमोनियम नाइट्राइड। ठीक हो गया। और सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बनेगा यहाँ। अब इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा वरना फिर टाइम हमारा जाएगा इसको बैलेंस करने पे। बस बैलेंस तो करना आता है ना आपको, अगर नहीं आता तो फिर देख लीजिए, बैलेंस इक्वेशन लिखी है, बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब की सर्च बार में आ जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं। वीडियो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन वाली, तो इक्वेशन को बैलेंस करना भी मैंने सिखाया है। तो बहरहाल आपको बाज़ार से अमोनियम क्लोराइड लेके आना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड लाना पड़ेगा और आपको सोडियम नाइट्राइड लेके आना पड़ेगा। इनको आपस में केमिकली रिएक्ट करवाएंगे आप, तब जाके जो है वो क्या बनेगा? आपके पास जो है वो अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। इसके नाम ही बड़े मुश्किल है ना। और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये कॉमन सॉल्ट है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये काम की चीज़ है आपके पास। इसको लेने के बाद आप क्या करेंगे? इसको आप हीट करेंगे तो इससे नाइट्रोजन गैस ये आपने प्रिपेयर की है, तैयार की है। ठीक है भाई, इक्वेशंस पे ग्रिप करना सीखिए, क्योंकि आगे आने वाली हायर क्लासेस के अंदर यूनिवर्सिटी में बात सारी इक्वेशंस पे ही होगी। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है भाई, अब ज़रा इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। मिटा दूँ इसको। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले भी बताई हैं क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ज़ाहिरी खुसूसियात। हर चीज़ की 2 किस्म की खुसूसियात होती हैं, ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं, बातिनी खुसूसियात होती हैं। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ज़ाहिरी खुसूसियात इसकी नाइट्रोजन गैस की फ़िज़िकल
प्रॉपर्टीज। पहली बात कलरलेस है, ये नोट करते रहिए, कलरलेस है। ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है। अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ एयर मौजूद है, एयर में ये मौजूद है, 78% बाय वॉल्यूम मौजूद है, लेकिन कोई फील नहीं हो रही, नज़र भी नहीं आ रही। कलरलेस है, कलर होगा तो नज़र आएगी। ऑर्डरलेस है, स्मेल भी नहीं है। और टेस्टलेस भी है, टेस्टलेस भी है, इसका कोई जायका भी नहीं है। ठीक है भाई। और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास? एयर में इसका कितना परसेंटेज है? 78% बाय वॉल्यूम एयर में मौजूद है ये, 78% बाय वॉल्यूम इन एयर, ये एयर में मौजूद है। ठीक है भाई। और क्या क्या मालूमात हैं इसके हवाले से? प्योर नाइट्रोजन जो है, प्योर नाइट्रोजन स्लाइटली सॉल्यूबल है इन वाटर के अंदर। स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, H2O। ठीक है भाई। प्योर नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी ही मिकदार में सिर्फ जो है ये वाटर में सॉल्यूबल है, ये डिज़ोल्व हो सकती है उसके अंदर। ठीक है भाई। क्या मिकदार होगी इसके अंदर? तकरीबन 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है वो पानी के कितने वॉल्यूम में डिज़ोल्व हो जाएगा? 100 वॉल्यूम में, 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर, H2O। अब ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 100 वॉल्यूम वाटर, आसान सी बात मैं समझा देता हूँ। आप जो है वो 100 लीटर पानी लीजिए, 100 लीटर। अब सही है, अब तो समझ में आ रहा है ना। 100 लीटर H2O लीजिए, तो इसमें सिर्फ 2 लीटर जो है वो 2 लीटर नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व हो सकती है। अब समझ में आ गई बात? वॉल्यूम से परेशानी हो रही है तो यहाँ देख लीजिए, 100 लीटर पानी में सिर्फ ये 2 लीटर जो है वो डिज़ोल्व होगी, यानी कि बहुत ही थोड़ी मिकदार में, बहुत ही थोड़ी मिकदार में ये डिज़ोल्व होगी। लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, हवा से ये हल्की है नाइट्रोजन गैस। अब देखें, जब लाइटर देन एयर, आप ये सोच रहे होंगे सर ये लाइटर देन एयर है तो ये तो खुद एयर का हिस्सा है, बल्कि एयर को 78% बनाने में इसी का तो किरदार है। हम ये कह सकते हैं कि 78% एयर जो है वो नाइट्रोजन गैस ही तो है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये बात हो रही है कि 78% जो नाइट्रोजन गैस है ये इतनी हल्की है कि एयर का वज़न अगर पूरा लिया जाए, ठीक है, मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैं समझाऊँ उसको, कि एयर का, इसको अलग से आप लें और इसका वज़न करें, और एयर का जिसमें ये ख़ुद भी शामिल है, ठीक है, उसका वज़न करें तो ये उससे हल्की होगी, एयर से क्या होगी? हल्की होगी ये, एयर इससे भारी होगी। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से? बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट, आखिरी इन्फॉर्मेशन यहीं पे लिख देता हूँ 6 पॉइंट करके। बॉइलिंग पॉइंट, पिछली वीडियो जो देखी होगी पार्ट 2, उसमें आपने देखा होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में इतनी ठंडक में ये बॉयल होती है, तो बॉयल तो चीज़ें वो होती हैं जो कि लिक्विड हों, नाइट्रोजन तो गैस है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन गैस को लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया गया होगा, और फिर किसी टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो बॉयल होना शुरू हुई होगी। अब लिक्विड नाइट्रोजन जब बॉयल होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड जब बॉयल होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब पहले आपने नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर आपने दोबारा इसको गैस में कन्वर्ट किया। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगी, कन्वर्ट होगी गैस में, वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी तफसीलात के लिए पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा था वो, 45 मिनट्स का,
उसमें ये सारी की सारी डिटेल थी। और अगर आप टेम्परेचर और इसका माइनस में लेके जाएं, -197 तक कर दें, आप लिक्विड नाइट्रोजन बना चुके, नाइट्रोजन लिक्विड हो चुकी, -196 से -197 पे आप ले गए, -198 टेम्परेचर आपने और ठंडा किया और ठंडा किया और ठंडा किया, -200, तो -210 इस पे जाके ये क्या हो जाएगी, ये फ्रीज़ हो जाएगी। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होते हैं। तो -210 ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेम्परेचर है। -210 पे जाके ये फ्रीज़ हो जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज़ होगी वही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। असल में फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी वही होगा। समझ आ रही है बात? जैसे आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज़ हो जाती है, लिक्विड फ्रीज़ होके आइस वाटर जो है वो सॉलिड बन जाता है। उसी टेम्परेचर पे थोड़ा सा ही तो फ़र्क होगा, थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिर्फ 0 से थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। वो आइस जो है पिघलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही तफसील इसकी है। ठीक है भाई, और क्या तफसीलात हैं इसकी मिटा दूँ? 5-6 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। ये अनरिएक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अनरिएक्टिव है। छठा पॉइंट है मेरे ख्याल में, स्ट्रांगली अनरिएक्टिव है। इतनी आसानी से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्ट्रांगली अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव का मतलब जो कि रिएक्टिव ना हो, जो रिएक्टिव ना हो। रिएक्टिव ना होने का मतलब क्या हुआ? जो कि केमिकल रिएक्शन ना करती हो, केमिकल रिएक्शन ना करती हो। केमिकल रिएक्शन का मतलब, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स जो हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और केमिकल बॉन्ड ही मेक होते हैं। अब जो बच्चे पुराने हैं वो देखने वाले हैं, वो तो कहेंगे सर ये स्ट्रांगली अनरिएक्टिव है। कौन? नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती। और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड ब्रेक और मेक होते हैं। तो ये क्या बात हुई? आपने तो हमें सिखाया था कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल मेक होते हैं। तो भाई आपने केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज़ नहीं देखी जो मैंने बनाई है। उसमें केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, खैर ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम है। और कौन कौन से? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, और डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग पूरी कोई 10, 12, 15 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने पूरा केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। उसमें क्या है, जब भी मॉलिक्यूल मेक होते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कहते हैं एटम्स के ग्रुप को। कितनी दफ़ा बताइए ये बात? ये देखें ग्रुप है, ये ग्रुप एक चीज़ को नहीं कहा जाता, कम से कम दो चीज़ें एक जगह इकट्ठी हों। तो ये दो एटम H2, दो हाइड्रोजन के एटम एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, और दोनों जब एक दूसरे के पास नज़दीक आए हैं हाइड्रोजन के एटम, तो इनके दरमियान क्या बना है? बॉन्ड बना है ना। केमिकल बॉन्ड तो लाजमी बनेगा। जब भी दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वहाँ पर आप कहेंगे कि सर दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड बनने में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। चले, ये तो इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हो गया और इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो गया, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। उसके नतीजे में एक फोर्स जनरेट हो गई जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिस फोर्स की वजह से ये जुड़ गए। अब ज़रा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पर गौर कर लें आप। क्या है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल मेक हो रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं। तो भाई ये जो हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, तो ये पहले क्या था? ये हाइड्रोजन का एटम था और दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम था। बात तवील हो जाएगी, लेकिन इस तरह कॉन्सेप्ट सीखिए। ये बेसिक्स हैं, इस पर ग्रिप जब तक नहीं होगी ना, आगे बड़े परेशान हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले हैं,
अब ये हाइड्रोजन के एटम कहीं से तो आए होंगे ना, मैं यहाँ से ले आता हूँ H2O, ये रहा, यहाँ से H2O, यहाँ से ये दो हाइड्रोजन के एटम निकले हैं और इसके बाद ये बने हैं। तो यहाँ जहाँ से ये हाइड्रोजन के एटम ये दो निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं, यहाँ से। ये क्या है, ये भी तो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल मेक हो रहा है। ये 3 एटम्स का मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम्स का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ। तो ये मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल कभी मेक भी तो हुआ होगा, कभी बना भी तो होगा, कभी ये 3 एटम जो अलग थे ये जुड़े भी तो होंगे। और जब ये 3 एटम आपस में जुड़े होंगे तो यहाँ पर इन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया होगा या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की होगी, उसके नतीजे में बॉन्ड तो बना होगा ना इनके दरमियान, इसके दरमियान, इन 3 एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड तो बना होगा। और जब यहाँ से ये एटम्स निकलेंगे तो ये निकल ही नहीं सकते जब तक कि बॉन्ड ब्रेक ना हो, टूटे ना। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ब्रेक होने की सूरत में, अलग होने की सूरत में, एटम्स जुदा जुदा होने की सूरत में, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और यही एटम्स जब दोबारा मिले हैं यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड मेक हुआ है। तो बात तो वही है, केमिकल रिएक्शन वो है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मेक हो रहे हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज की एक और डेफिनेशन है। ठीक है, याद रहे कि मैं अभी सिर्फ, मेरे जहन में ये बात है कि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ 9 मैट्रिक के बच्चों को, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा केमिकल, इसकी जो है वो केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो हो सकता है बच्चे थोड़े एडवांस हो, बोले सर ये तो एक सतही सी बात है, मुकम्मल बात तो आप नहीं कर रहे। भाई अभी हमारे बच्चों का कैलिबर इतना नहीं है, अभी इतना ही काफ़ी है उनके लिए, इसको इतना सिंपल रखें बस। ओके फाइन, कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल मेक हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने का मतलब उनके दरमियान जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है उसके ब्रेक होना। और ये दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा, इसके एटम जो मिले हैं आपस में, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का मेक होना, बनना। समझ आ गई बात। तो अब जब नाइट्रोजन गैस को हम देखते हैं और हम ये कहते हैं कि स्ट्रांगली अनरिएक्टिव, मतलब जो कि इतनी रिएक्टिव ना हो, मतलब ये कि वो केमिकल रिएक्शन ना करती हो, तो घूम फिर के बात समझ में आती है कि नाइट्रोजन का जो ये मॉलिक्यूल है और इसके दरमियान जो 2 एटम्स हैं ना, ये N2 2 एटम्स हैं, इन 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बड़े ही मजबूत हैं। क्या कहा मैंने, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड़े मजबूत बॉन्ड हैं, वो इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। और जब इस 2 एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड बने हुए हैं, आपको पता है इसके दरमियान, दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इतना मजबूत बॉन्ड है। तो भाई इतनी आसानी से थोड़ी ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये एटम अलग कैसे होंगे, ये नाइट्रोजन के एटम अलग नहीं होंगे तो फिर ये किसी दूसरे के साथ कहाँ जाके मिलेंगे। यहाँ तो हमने देखा ना H2O ब्रेक हुआ तो H2 मेक हुआ। तो ये ब्रेकिंग और मेकिंग, समझ रहे हैं ना आप बात, ये होगी कब, जब बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड मेक होगा। ये तो नाइट्रोजन का जब मॉलिक्यूल, इसमें 2 एटम हैं, ये जिनका बॉन्ड ही इतना मजबूत है, तो ये ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर ये किसी दूसरे के साथ कहाँ जाके नाइट्रोजन किसी और के साथ मिलेगा और बॉन्ड को मेक करेगा। सोचने की बात है ना। तो यहाँ पर बड़ा मसला है, इसको जहन में रखिएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्ट्रांगली अनरिएक्टिव, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। कौन सी ताकत है? उसको हम एनर्जी कहते हैं। आपको बड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कौन सी एनर्जी है? इसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। मिटा दूं इसको, बहुत ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ती है, तब जाके इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। समझ में आ गई बात? और ये जो आप हीट दे रहे हैं, यही हीट आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, पता है ये कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी? 931 मेरे ख्याल में, मुझे अभी देख लूँ ज़रा मैं एग्जैक्ट इसके क्या लिखा हुआ है इसमें। 941 किलो जूल्स पर मोल, 931 नहीं सॉरी 941 किलो जूल्स पर मोल
समझ आ रही है बात? इतनी हीट आपको इसको देनी पड़ेगी 941 किलो जूल्स पर मोल। इसका एक मोल ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इसको ब्रेक करने के लिए। और आपको पता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है? इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बात तवील हो जाएगी। मोल पे ग्रिप करें, फिर जाके मोल के ऊपर 12 वीडियोस बनाई है मैंने, देखिए ज़रा, मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पर का मतलब क्या है यहाँ पर? ये डिवाइड का भी साइन है, और इस पर का मतलब जो है वो 1 भी तो होता है। तो 941 किलो जूल्स जो है वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। किसके लिए? पर मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तकरीबन 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस को 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस को जो है वो आपको हीट करना पड़ेगा। कम से कम इतनी मिकदार आपको नाइट्रोजन गैस की चाहिए, ये तयशुदा अमाउंट है, इससे कम नहीं, वरना कुछ होगा ही नहीं। 2-4 नाइट्रोजन गैस के आप मॉलिक्यूल ले लें और सोचें उसको रिएक्ट करवा दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तकरीबन 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस आपको चाहिए, और उसको जाके आपको हीट देनी पड़े। कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको? 941 किलो जूल्स, जूल्स नहीं, किलो जूल्स हीट। और आपको पता है कि जूल्स जो हैं, ये जूल्स, ये किसका यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है। और 1 जूल और कैलोरी जो है वो भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। कुछ बच्चे होंगे जिनके सर पे से ये बातें गुजर रही होंगी, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, ये थोड़ी सी एडवांस बातें हो गई। लेकिन भैया बच्चे वो भी तो हैं माशाल्लाह, जिनकी अच्छी बेस बनी हुई है, वो भी तो कुछ आगे सीखना चाहते हैं। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, कैलोरी, 1 कैलोरी और 1 जूल के अंदर डिफरेंस है। कैलोरी बड़ा यूनिट है और जूल जो है वो छोटा है, ठीक है, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो बहरहाल इन डिटेल ज़्यादा नहीं जाते, बस यहाँ पे देखने। तो 941 किलो जूल्स आपको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके 1 मोल जो है वो नाइट्रोजन गैस का वो क्या होगा? वो ब्रेक होगा, वो टूटेगा। मतलब उस 1 मोल के अंदर कितना अमाउंट है नाइट्रोजन गैस का? 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। अभी 28 कहाँ से आया? आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस का 1 मोल 28 ग्राम के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर मास है 28। 2 नाइट्रोजन के एटम है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो दूसरे नाइट्रोजन का एटम उसका भी 14 है, तो 14 और 14 कितना हो गया? 28 ग्राम। तो समझ में आ गई बात? इसको हम, ये जो हीट होती है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? इसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। ये भी ज़रा नोट कर लीजिए, मिटा दूं इसको। स्ट्रांगली अनरिएक्टिव, ठीक है, यहां से चलते हैं। स्ट्रांगली अनरिएक्टिव है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं इसकी वजह से। बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है इसकी? अभी मैंने बताइए, बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 941 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का उसको डिसोसिएट करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की कहलाती है। इसका मतलब है एनर्जी। एनर्जी का मतलब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट। एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू डिसोसिएट। ब्रेक करना मुनासिब वर्ड नहीं है, डिसोसिएट। डिसोसिएट, डिसोसिएट का भी यही मतलब है फिलहाल, तोड़ना, अलग करना। एनर्जी यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट N2 नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, यानी कि नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इसके एटम्स को अलग अलग करने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस तरह से आपको कितनी हीट चाहिए? आपको जो है वो 941 किलो जूल्स हीट चाहिए इसके 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए। और यही हीट जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलें अब। बेसिक्स आप अपनी मजबूत करें। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फसाइज करता हूँ, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, लेक्चर्स को नोट करने की हैबिट डालें।
अगर आप रट्टे लगाने वाले हैं तो फिर यहाँ पर इस चैनल पे कोई काम नहीं है आपका। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? अच्छा, पता नहीं कौन सा पॉइंट आ गया, मैं तो 8वां लिख रहा हूँ। ऑन बर्निंग, किसी भी चीज़ को आप बर्न करते हैं, बर्निंग जो है वो होती क्या है? इसी बर्निंग को हम कंबस्शन भी कहते हैं। कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है ये, कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, इस कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है? मिसाल के तौर पर कोयला है, कार्बन यानी कोयला, कोयले को आप जलाते हैं, आसान सा बारबेक्यू तो किया है ना, तिक्के कबाब तो खाए हैं आप लोगों ने। तो ये जो कार्बन है, ये कोयला, इसको आप जलाते हैं जब, तो आप क्या बोलते हैं कि हमने कार्बन को, कोयले को किससे जलाया? माचिस की तीली दिखाई थी हमने, माचिस की तीली से आगे आग लगी हुई थी, वो आग जो है उसने इस कोयले को जलाया। एक आम इंसान तो यही बोलेगा, लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि उस माचिस की तीली से निकलने वाली आग ने इसको जलाया। नो, वो जो आग निकल रही थी उसके में जो हीट थी जी, उस हीट ने क्या किया है? इसको जलाया नहीं, इसके आसपास, कोयले के आसपास ये जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल थे, इनको आपस में रिएक्ट करवाया इस हीट ने। जो हीट कहाँ से निकल रही थी? वो माचिस की तीली आपने जलाई, वो हीट जो निकल रही थी, उस हीट से क्या हुआ? उस हीट ने इस कोयले को और इसके इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाया, और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर वेपर्स बने, गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर्स बने। समझ में आ गई बात आपको? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फिलहाल, वाटर वेपर्स को छोड़ दें, नहीं तो फिर बात थोड़ी सी और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इतना सिंपल रखें, कार्बन के साथ। तो ये कंबस्शन रिएक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है उसके अंदर, ये कंबस्शन रिएक्शन जो हुआ है, एयर में 78% कौन सी चीज़ है? नाइट्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस तो नहीं है। ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, ऑक्सीजन गैस तो जो है वो 21% है, 21%। 78% तो नाइट्रोजन गैस है। तो ये नाइट्रोजन गैस तो ज़्यादा मिकदार में है भाई। ये जो हीट आपने दी है, ये माचिस की तीली जला के, ये हीट जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन को रिएक्ट करवाती ना आपस में। सोचने की बात है, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट हुए? ये क्यों हुआ इसके साथ? अमाउंट ऑफ हीट, ये मत भूलिएगा। आप जो तीली जला रहे हैं उससे जो हीट निकल रही है वो थोड़ी है। ये जो हीट है ना 941 किलो जूल्स, ये बहुत ज़्यादा हीट है। हाई टेम्परेचर चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तब जाके ये नाइट्रोजन गैस जो है ना, नाइट्रोजन गैस, ये इसके दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, तब जाके नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी इसकी देखते हैं हम। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ऑन बर्निंग कंबस्शन रिएक्शन जो होता है, तो वजह क्या है उसके अंदर कि सब्सटेंसेस जो है वो बर्न तो होते हैं, लेकिन उन्हीं में मौजूद नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, हालांकि उसका 78% वो जो है वो बाय वॉल्यूम है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जिसमें हम इसका रिएक्शन भी देखेंगे नाइट्रोजन का। हाई टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करती है, और नाइट्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती है, जैसे कि मैग्नीशियम। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। थक तो नहीं गए? थक तो गए होंगे भाई, मैं भी थक गया हूँ, परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात तो है सर। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल, और मेटल में हमारे पास मैग्नीशियम है। इनकी केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगी, 3 मोल चाहिए हमें हाइड्रोजन गैस के, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? उसके नतीजे में जो है वो अमोनिया गैस बनेगी, NH3 अमोनिया गैस बनेगी। लेकिन टेम्परेचर आपको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर टेम्परेचर आपको तकरीबन लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। और प्रेशर कितना देना पड़ेगा आपको? प्रेशर आपको 200 से लेके
250 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर जो है उसके भी कई यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेरिक भी एक यूनिट है प्रेशर का, पास्कल भी है, ठीक है, टॉर भी है, तो ये सारे के सारे तो तकरीबन, और कैटलिस्ट का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके ये नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको प्रेशर कितना देना पड़ेगा, 200 से 250 के दरमियान एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक कैटलिस्ट का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ तो होती हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनती, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको आपस में रिएक्ट करा के ये अमोनिया बन गया। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट की है नाइट्रोजन गैस। इसी नाइट्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाएं, इसी नाइट्रोजन गैस को जो है अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, नोट्स देख लूँ भाई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बनेगा, क्या बनेगा? 2NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा पता है आपको? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओए होए अल्लाह की पनाह, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटेंस टेम्परेचर है, शदीद। इसमें आयरन का पीस डाल दें, आयरन का पीस पिघल जाएगा, पानी की तरह पिघल जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर है, ठीक है भाई। और तीसरा, अगर इसी सोडियम को आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, Mg3NO2, ये कहलाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर तीनों मैंने क्या किया, एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस भी बता दी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं। आखिरी बात बता दूं, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, पहले आपको इसको रेड हॉट करना पड़ेगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को मिला दिया साथ और टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को आपको रेड हॉट करना पड़ेगा, रेड हॉट। रेड हॉट से मतलब आप इसको हीट देंगे, आग नहीं लगाएंगे, हीट देंगे, अवन में रख दीजिए, वहाँ इसको सिर्फ हीट मिलेगी, और जैसे जैसे हीट मिलती रहेगी ये गर्म होता रहेगा और रेड कलर का हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराइए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो बन जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम क्या करेंगे आगे भी ज़रा सुन लीजिए, वेट आखिरी बात सुन लीजिए। अब हम डायरेक्ट आगे जाएंगे कंपाउंड्स पे नाइट्रोजन के। उसमें हमारे पास कौन कौन सा है? H2SO4, सॉरी H2SO4 नहीं, हमारे पास एक ही कंपाउंड है मेरे ख्याल में, नाइट्रिक एसिड है, हाँ वही एक कंपाउंड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।